दोस्तों आपका स्वागत है मिडनाइट मेथोस में, जहां मैं लाती हूँ हॉरर थ्रिलर कहानियाँ। आज की कहानी का नाम है लाल जोड़े वाली दुल्हन, देवेंद्र प्रसाद की लिखित। दोस्तों अगर आपको हॉरर थ्रिलर कहानियाँ पसंद हैं तो मिडनाइट मेथोस को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ मैं लाती हूँ तरह तरह की हॉरर थ्रिलर कहानियाँ। धन्यवाद। भूत, प्रेत, साया, डायन आदि पर आप चाहे विश्वास करते हो या ना करते हो, लेकिन उनके अस्तित्व को आप पूरी तरह नकार भी नहीं सकते। ये एक ऐसा विषय है जिस पर काफी बातचीत होती है, लेकिन इसका सच केवल वही इंसान जानता है जिनके साथ वह घटना घटित हो चुकी हो। अन्यथा बाकियों के लिए बस ये मनोरंजन के लिए कहानी मात्र रह जाता है। मेरा नाम आशीष ममगाई है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरे बचपन से ही अपने दादा से भूतों और प्रेतों के बहुत किस्सों को सुनता आया था। मुझे बचपन से ही ये रोचक विषय लगता था और मैं इसके बारे और अधिक से अधिक जानना चाहता था। एक बार जब मेरे डिप्लोमा के दूसरे साल में सेमेस्टर खत्म हुआ तो कॉलेज 20 दिन के लिए बंद हो गया। मैंने सोचा कि मैं अपने बड़े भाई के पास चंपावत चला जाऊं। मेरे भाई वहाँ एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के तौर पर काम करते थे। मैं पहली बार दिल्ली से इतनी दूर जा रहा था। मैं बहुत उत्साहित था क्योंकि मेरी इच्छा थी कि मैं भी एक दिन पहाड़ों की हसीन वादियों में घूम के आऊं। अक्सर टीवी और फिल्मों में देखा करता था कि पहाड़ों का मौसम बड़ा ही रोमानी होता है और ये जगह घूमने के लिए बहुत ही सुंदर होती है। ये मेरा पहला अवसर भी था, तो मैं इस मौके को अच्छी तरह बुलाना चाहता था। मैं बस में चाहकर भी सो नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे मन में चल रहा था कि कहीं मुझे नींद लग गई तो मैं अपने डेस्टिनेशन से आगे ना निकल जाऊं। मैं ठीक 4 बजे चंपावत के बस अड्डे पर था। मैं जैसे ही बस से बाहर निकला, मुझे मेरे बड़े भाई, जिनका नाम सुदर्शन ममगाई था, वह दिख गए। उनके साथ 3 लड़के और थे, शायद उनके दोस्त हों। उन्होंने मुझे देखा और मेरी तरफ बढ़ चले। यात्रा में किसी तरह की तकलीफ तो नहीं हुई? बड़े भाई ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, किसी तरह की भी नहीं, लेकिन मानना पड़ेगा, आपने जैसा कहा था कि ये बस ठीक 4 बजे पहुंच जाएगी तो ठीक वैसे ही हुआ। मैंने उनके पाँव छूते हुए आशीर्वाद लेते हुए कहा, अंशु ये तो कोई भी बता देगा, क्योंकि इस बस का यहाँ अड्डे पर पहुँचने का वक्त ही 4 बजे का है। अंशु मेरे घर का नाम है। मेरे परिवार के सदस्य और मेरे करीबी मित्र या रिश्तेदार इसी नाम से मुझे बुलाना पसंद करते थे। भैया के साथ जो 3 बंदे आए हुए थे, उनमें से एक ने मेरा हाथ से बैग लिया। भैया ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, यहाँ से 1.5 किलोमीटर पर ही कमरा है जहाँ हम लोग रहते हैं। ये लोग मेरे साथ ही मेरे विभाग में काम करते हैं। भैया ने ये कहते हुए सबसे बारी बारी परिचय करवाया। उन्होंने बताया कि दिनेश, राजेश और मोरेश उनके नाम है। बातों का सिलसिला जो शुरू हुआ वह कमरे तक पहुंचने पर ही खत्म हुआ। ऐसा करो, बैग अंदर वाले कमरे में रख दो और जल्दी से हाथ पांव धोकर फ्रेश हो जाओ, तब तक चाय बन जाएगी। उन्होंने आदेश देते हुए मुझे इशारे से अंदर जाने को कहा। मैं अपना बैग लेकर अंदर की तरफ चल पड़ा। यहाँ कमरे अजीब थे, मतलब रेल के डब्बे की तरह लंबाई में लंबे थे लेकिन चौड़ाई में कम थे। तीनों कमरे एक लाइन में पड़ते थे, जिनसे बाहर निकलने का मात्र एक ही रास्ता था। तीनों कमरों में खिड़कियां बड़ी बड़ी थी। मैंने अंदर वाले कमरे में जाकर बैग रख दिया। रात के 8 बज रहे थे। चारों ओर घुप अंधेरा पसरा हुआ था। झिंगुर की आवाजें बहुत तेज सुनाई पड़ रही थी। मैंने भाई से टॉयलेट जाने को पूछा तो उसने बताया कि यहाँ पहाड़ों में कम जगह होने की वजह से इस तरह एक ही दिशा में लंबवत घर बनाते हैं। यहाँ हर किसी के घर में टॉयलेट घर के बाहर ही बना होता है। उन्होंने मुझे टॉर्च देकर बता दिया कि मुझे कहाँ जाना है। मैंने जैसे ही टॉयलेट का दरवाजा खोला, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। टॉयलेट के अंदर एक जोड़ी चमकीली आंखें दिखी जो कि मेरी तरफ ही लगातार घूरे जा रही थी। मैं इससे पहले कि टॉर्च जलाकर हालात का मुआयना करता, वह चीज अपनी जगह से मेरी तरफ चपटी। मैं डर कर पीछे हटा और धरती पर नीचे जा गिरा। मैंने फटाक से टॉर्च जला दिया। जब टॉर्च की प्रकाश डाली तो देखा कि वह काली बिल्ली थी जो बाहर ठंड होने की वजह से वहां ना जाने कब से दुबकी पड़ी थी। मेरे इस कदर अचानक दरवाजा खोलने से वह भी सहम गई थी और उछलकर बाहर की तरफ भाग पड़ी। मैंने मन ही मन में कहा कि अब अगर रात में भी टॉयलेट लगा तो मैं सुबह ही आऊंगा। भला बार बार रात को कौन बाहर आएगा। मैं जैसे टॉयलेट करके अंदर आया तो देखता हूँ कि पहले वाले कमरे का माहौल रंगीन हो चला था। मेरा भाई सुदर्शन और साथ के तीनों दोस्त बैठकर वहाँ शराब का आनंद ले रहे थे। आओ बैठो अंशु, कल रविवार का दिन है, इसलिए शनिवार की रात अपनी होती है। मुझे अंदर आता देख दिनेश ने कहा और बोलते बोलते एक सांस में पूरा गिलास गले से नीचे उतार लिया। नहीं, मैं ये सब नहीं लेता। मुझे ये सब पसंद नहीं। मैंने हिचकते हुए
उससे मुखातिब होते हुए कहा, अरे मत पीना, लेकिन हमारे साथ बैठकर कोल्ड ड्रिंक तो पी सकते हो। राजेश ने ये बात कहते हुए मुझे वहाँ सबके साथ बैठने की जिद करने लगा। अरे नहीं, तू थक गया होगा, जा अंदर आराम कर ले, फिर कल नई जगह घूमने भी चलना है, मेरे बड़े भाई ने बीच बचाव करते हुए कहा। मैं उनकी बात सुनकर अंदर ही आ गया। अंदर वाले कमरे में 3 बिस्तर एक साथ चिपका कर लगे हुए थे। अंतिम वाले बिस्तर के साथ ही खिड़की थी। मैं वहीं खिड़की के पास वाले बिस्तर पर सो गया। बिस्तर पर पड़ते ही मुझे नींद आ गई। शायद मुझ पर इतनी लंबी यात्रा की थकान हावी थी। रात को मुझे किसी वक्त ऐसा लगा जैसे किसी चीज के जलने की बदबू आ रही है, मानो जैसे किसी जानवर के जलने की गंध हो। जब ये दुर्गंध बर्दाश्त के बाहर हो गई तो मैं अपनी जगह से उठकर बैठ गया। मैंने देखा कि बाकी के चारों उसी जगह पर बराबर में सो रहे थे। घड़ी पर नजर पड़ी तो देखा कि ठीक 6 बज रहे थे। मैं उठकर रसोई घर से पानी पीकर आया। वहाँ से आते ही मुझे अब वह गंध नहीं आ रही थी। मैंने सोचा कि चलो अब नींद तो ठीक से आ जाएगी कम से कम। मैं फिर बिस्तर पर गहरी नींद में सो गया। कितना सोएगा, उठ जा, अब जल्दी से चाय खत्म करके तैयार हो जा, अगले 1 घंटे में हम लोग पताल भुवनेश्वर जा रहे हैं। ये भाई की आवाज थी। वे मुझे उठाते हुए आगे के प्रोग्राम बता रहे थे। इतनी जल्दी उठ गए क्या? एक तो रात को उस बदबू ने सोने नहीं दिया और ऊपर से सुबह भी जल्दी हो गई। मैंने अंगड़ाइयां लेते हुए भाई को कहा, क्या बदबू? कैसी बदबू? मेरे भाई ने हिचकते हुए पूछा। भैया, रात को ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी जानवर की जलने की गंध हो। उस दुर्गंध ने पूरी रात सोने नहीं दिया। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, जैसे वह बदबू के आने की वही जिम्मेदार हो। तुमको भी वो गंध? दिनेश कुछ बोलने वाला था कि भैया ने उनकी बातों को बीच में ही काटते हुए कहा, अरे यहाँ स्थानीय पहाड़ी लोग बकरे या मुर्गों की बलि देते हैं और इसके बाद प्रसाद के रूप में उसे घर ले जाते हैं। बकरे या मुर्गे की चमड़ी उतारे बिना पहले उसे हल्का सा जलाते हुए भुनने की कोशिश करते हैं। उसके जलने से ही अजीब सी गंध आती है और ये वही बदबू होगी। हाँ, सही कहा आपने, मुझे कुछ ऐसी ही बदबू लगी थी। मानना पड़ेगा, लोगों का जवाब नहीं, अच्छे स्वाद के लिए कितना जतन करते हैं। मैं ये कहकर हंसने लगा और मेरी हंसी में वह भी शामिल हो गए। अच्छा चलो जल्दी से नहा कर आओ, हम लोगों को 10 बजे एक पौराणिक जगह घूमने चलना है। ये कहकर वे बाहर की तरफ चले गए। भैया के साथ सारे दोस्त बाहर धूप में खड़े होकर मेरा इंतजार कर रहे थे। बाहर निकलने पर जब धूप मेरे जिस्म पर पड़ी तो मानो जैसे रोम रोम में बिजली सी कौंध गई। शरीर में एक असीमत ऊर्जा का एहसास हुआ। उस धूप को छोड़कर कहीं जाने का मन नहीं हो रहा था। लग रहा था कि कुछ पल और रुककर इसका लुत्फ लिया जाए। चलना है या बस ये खड़े खड़े धूप ही सेंकते रहना है? चलो, हम लोगों को देर हो रही है या सूर्यास्त जल्दी हो जाता है। भैया ने मेरे धूप का आनंद लेने में खलल डालते हुए कहा था। मैं उनके साथ नीचे सड़क पर आ गया। नीचे सड़क के किनारे एक सफेद रंग की जीप खड़ी थी। उस जीप की आगे की तरफ भारत सरकार लाल गाढ़े रंग में लिखा हुआ था। भैया वैपकोस लिमिटेड, जो कि एक मिनी रत्न कंपनी थी, उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पद पर पिछले 3 साल से कार्य करता थे। उन्हें उस जिले में स्थानीय जगह या किसी गांव में विजिट पर जाने के लिए ये सरकारी गाड़ी मिली हुई थी। आज एतवार का दिन था, इसलिए मेरे लिए यह फायदे का सौदा हुआ और ये जीप आज हमारे लिए उपलब्ध थी। मैं भैया के साथ आगे वाली सीट पर बैठ गया और उनके बाकी सारे दोस्त पीछे बैठ गए। चंपावत से पताल भुवनेश्वर, जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के गंगोलीहट नामक जगह पर स्थित था, ये चंपावत से 106 किलोमीटर की दूरी पर था। हमारे साथ नीचे नदी भी ताल से ताल मिलाए मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। मैंने इस नदी का नाम पूछा तो ड्राइवर ने बताया कि इस नदी का नाम काली नदी है, जो नेपाल से आ रही है। लगभग 1:30 बजे हम लोग गंगोलीहट के पास पहुंच गए। ड्राइवर जीप को सड़क के किनारे खड़ी करने लगा और मैं भैया के साथ सामने दुकान की तरफ बढ़ चला। पाताल भुवनेश्वर जाने के लिए किधर से जाना होगा? मेरे भाई ने सड़क के किनारे बनी एक दुकान वाले से पूछा। दुकान वाले ने कोई भी जवाब नहीं दिया। मुझे बड़ा अजीब लगा। तभी आसपास कहीं से एक व्यक्ति ने शायद हमारी बात सुन ली थी। बाबूजी, यहाँ जरा ऊंचा सुनता है। बचपन में पटाखे फोड़ रहा था और आग लगने के बाद फिसलकर वहीं गिर पड़ा। पटाखे की तेज आवाज से अपने सुनने की शक्ति को गवा बैठा हूँ। ऐसा कीजिए कि आप सामने मुख्य सड़क से बाईं ओर एक पतली पगडंडी जा रही है ना, वहां से सीधे चले जाएगा। थोड़ी दूर चलने पर एक बड़ा सा गेट बना होगा। बस उस गेट से अंदर जाने पर
थोड़ी ही दूरी पर आपको वह जगह मिल जाएगा। मैंने दुकान वाले की घटना पर अफसोस जताया और हाथ जोड़कर उनसे विदा लेते हुए उस जगह की तरफ बढ़ चला। ये पगडंडियां बहुत कम चौड़ी थी, लेकिन सीमेंट से निर्मित होने की वजह से मजबूती से यहाँ के मौसम का सामना करने के लिए सक्षम थी। बुरांस के पेड़ पर लाल रंग के फूल सुंदर लग रहे थे, तो कहीं कहीं देवदार और चीड़ के पेड़ भी अपनी मौजूदगी से ठंड का एहसास करवा रहे थे। चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग भी बहुत कम ही दिख रहे थे। थोड़ी दूर चलने पर ही हमें वह गेट मिला जिसके ऊपर लिखा हुआ था, पाताल भुवनेश्वर में आपका स्वागत है। हम वहां से चहलकदमी करते हुए उस जगह पहुंच चुके थे। वहां एक गुफा थी जो अंदर की तरफ जाती थी। उस गुफा के बाहर ही एक पुजारी बैठा था जिसने हमें अंदर जाने से रोक दिया। हमें अंदर जाने से क्यों रोक रहे हो? दिनेश ने पुजारी पर प्रश्नों की झड़ी लगा दी। ये सुनकर पुजारी विनम्र स्वभाव में बोला, आप सभी को इस पवित्र गुफा में चमड़े के सामान से निर्मित वस्तुओं जैसे पर्स, बेल्ट आदि ले जाने की मनाही है और मोबाइल कैमरा ले जाने पर भी प्रतिबंध है। इसे यदि ले नहीं जाएंगे तो फिर रखेंगे किधर? मैंने झुंझलाकर उस पुजारी से कहा। इस बार भी पुजारी ने नम्र स्वभाव में हाथ से दूसरी तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया, सामने लॉकर है, आप वहां सामान जमा करके टोकन लेकर जा सकते हैं। दिनेश सबसे बेल्ट, मोबाइल, बटुए को इकट्ठा करने के बाद लॉकर की तरफ जमा करने के लिए चल पड़ा। वह थोड़ी देर में ही हमारे सामने था और अपने साथ एक गार्ड को लेकर आया था। हम लोग गुफा के अंदर प्रवेश करने लगे। गुफा प्रवेश करते ही शुरुआत में पत्थर से निर्मित एक सीढ़ी थी जो नीचे लगभग 50 मीटर तक थी। नीचे उतरते ही समतल जगह थी। नीचे आते ही गार्ड हम लोगों के सामने आ गया और बोलने लगा, मेरा नाम विनीत चौधरी है। मैं यहाँ से थोड़ी दूर पर ही लोगाघाट नामक गांव से हूँ। मैं आपको इस गुफा से जुड़ी सारी आवश्यक जानकारी दूंगा। पाताल भुवनेश्वर मंदिर पिथौरागढ़ जनपद उत्तराखंड राज्य का प्रमुख केंद्र है। ये गुफा प्रवेश द्वार से 160 मीटर लंबी और 90 फुट गहरी है। पाताल भुवनेश्वर देवदार के घने जंगलों के बीच अनेक भूमिगत गुफाओं का संग्रह है। यह संपूर्ण परिसर 2007 से भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा अपने कब्जे में लिया गया है। हिंदू धर्म के अनुसार यहाँ 33 कोटि के देवता विद्यमान है, जिसे कुछ लोग 33 कोटि को 33 करोड़ भी समझने लगते हैं। मैं ये साफ साफ बताना चाहूंगा कि 33 कोटि देवता का मतलब 33 करोड़ देवता नहीं, बल्कि 33 प्रकार के देवता हैं। कुछ लोग गलती से इसे 33 करोड़ समझ लेते हैं, लेकिन असल में कोटि का मतलब यहाँ प्रकार या श्रेणी है, ना कि करोड़। यहाँ चूने के पत्थरों से कई तरह की आकृतियां भी बनी हुई हैं। इस गुफा में बिजली की व्यवस्था भी है। पानी के प्रवाह से बनी ये गुफा केवल एक गुफा नहीं है, बल्कि गुफाओं की एक श्रृंखला है। पुराणों के मुताबिक पाताल भुवनेश्वर के अलावा कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ एक साथ चारों धाम के दर्शन होते हों। ये पवित्र व रहस्यमय गुफा अपने आप में सदियों का इतिहास समेटे हुई है। पुराणों में लिखा है कि त्रेता युग में सबसे पहले इस गुफा की खोज राजा ऋतुपर्ण ने की थी, जो त्रेता युग में अयोध्या पर शासन करते थे। द्वापर युग में पांडवों ने यहाँ शिवजी भगवान के साथ चौपड़ खोला था और कलयुग में जगत गुरु शंकराचार्य का 722 ई के आसपास इस गुफा से साक्षात्कार हुआ। तब उन्होंने यहाँ तांबे का एक शिवलिंग स्थापित किया। इसके बाद जाकर कई चंद राजाओं ने इस गुफा को खोजा। संकट पुराण के मानस खंड में वर्णित किया गया है कि आदि शंकराचार्य ने 1191 ई में इस गुफा का पूर्ण दौरा किया था। यही पाताल भुवनेश्वर में आधुनिक तीर्थ इतिहास की शुरुआत हुई थी। आज के समय में पाताल भुवनेश्वर गुफा सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। देश विदेश से कई सैलानी इस गुफा के दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। इसके साथ ही ये एक शिवलिंग है जो लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहा है। कहा जाता है कि जब यह शिवलिंग गुफा की छत को छू लेगा तब कलयुग का अंत हो जाएगा और यह दुनिया खत्म हो जाएगी। ये माना जाता है कि ये गुफा कैलाश पर्वत पर जाकर खुलती है। ये भी माना जाता है कि युद्ध के बाद पांडवों ने अंतिम यात्रा से पहले इस गुफा में तप किया था। क्या बात करते हो? मैं उस शिवलिंग को अवश्य देखना चाहूंगा। क्या आप भी इस जमाने के होते हुए इन बातों पर विश्वास करते हैं? मैंने गार्ड की बात को बीच में काटते हुए पूछा। मैं जानता हूँ शुरू में विश्वास करना इतना आसान नहीं होगा। आप यहाँ चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाकर देख सकते हो। यहाँ सब अपने आप निर्मित है, कहीं भी किसी तरह का कोई जोड़ मौजूद नहीं है। मैं अभी आपको उस शिवलिंग के दर्शन भी करवाऊंगा।
गार्ड ने मेरी बातों का धीरे से जवाब दिया। मैं इससे जुड़ी और भी बातें जानना चाहता हूँ, कृपया आप बताते रहिए। मैंने मुस्कुराकर गार्ड की तरफ देखते हुए कहा और गार्ड फिर हमें वहाँ की और जानकारी देने लग गया। हिंदू धर्म में भगवान गणेश जी को प्रथम पूज्य माना जाता है। गणेश जी के जन्म के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव ने क्रोध में गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया था। बाद में माता पार्वती जी के कहने पर भगवान गणेश को हाथी का मस्तक लगाया गया था, लेकिन जो मस्तक शरीर से अलग किया गया, माना जाता है कि वह मस्तक भगवान शिव जी ने पाताल भुवनेश्वर गुफा में रखा है। पाताल भुवनेश्वर की गुफा में भगवान गणेश जी की कटी हुई शिला जैसी मूर्ति के ठीक ऊपर एक पत्थर है जो ब्रह्म कमल के आकार का है और उसमें 108 पंखुड़ियां हैं। दोस्तों, आप सुन रहे थे लाल जोड़े वाली दुल्हन। इस कहानी का अगला भाग आपको जल्द सुनने को मिलेगा। धन्यवाद।